आज आपके सामने दो तीन बड़े ही सीरियस इश्यूज पे रूबरू हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी मेरी इस प्रेस वार्ता को सीरियसली लेंगे। मैं सबसे पहले आज भारत सरकार का विशेषकर कृषि मंत्रालय, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और हमारे पीएमओ में मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इन सब का धन्यवाद आपके प्रेस वार्ता के माध्यम से करना चाहूंगा। जैसा कि आपको भी मालूम है कि कल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए नरेंद्र मोदी जी के आदेश के बाद और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के प्रयासों के बाद सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 171 करोड़ किसानों के लिए, जिसे हम किसान सम्मान निधि कहते हैं, और जो अभी ड्यू भी नहीं था, वो कल रिलीज किया। तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से, जम्मू कश्मीर के किसानों की तरफ से नरेंद्र मोदी जी का, शिवराज सिंह चौहान जी का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार चूंकि जम्मू कश्मीर ने, यहाँ के मजदूरों ने, यहाँ के किसानों ने, यहाँ के आम जनमानस ने बाढ़ देखा, बाढ़ की तबाही देखी, इसलिए इस साल का जो नरेगा का जो बजट है, जिसमें 100 डेज एक मजदूर को, एक लेबर को 100 डेज की मजदूरी मिलती है, उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कल घोषणा की कि इस साल ये 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन जम्मू कश्मीर के लिए किया जाएगा। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। साथियों, ये इमीडिएट एक असिस्टेंस है, एक रिलीफ है किसानों को, मजदूरों को। हम ये नहीं कहते हैं कि ये सारा हमने इनकी नुकसान की भरपाई की, लेकिन उनको कहीं न कहीं उनके जख्म को थोड़ा सा मरहम लगाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ से जिस जम्मू कश्मीर सरकार से आशा, अपेक्षा, उम्मीद जम्मू कश्मीर के लोगों ने रखी है, मजदूर तबका ने रखी है, किसानों ने रखी है, अभी तक जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से असिस्टेंस हो, रिलीफ हो, मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी कदम इन्होंने बढ़ाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रयास भी नहीं किया, इनकी तरफ से कोई कोशिश भी नहीं हुई कि यहां के लोगों को जो नुकसान हुआ, यहां के किसानों को जो नुकसान हुआ है, इनको कोई मदद भारत सरकार से होनी चाहिए, कोई कोशिश हो यहां की सरकार की तरफ से, ये कहीं नहीं दिखी है। मैं आज के दिन आपको फिर एक बात याद दिलाना चाहूंगा। आज ठीक 8 अक्टूबर है और आज से ठीक एक साल पहले 8 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर विधानसभा का रिजल्ट था। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया था और ठीक आज एक साल बीत गया है। एक साल में भारत सरकार ने अनेकों कदम जम्मू कश्मीर की तरक्की में बढ़ाए हैं, इसे कोई नकार नहीं सकता है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मुझे लगता है बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर को मैं कहता हूं एड के रूप में ही, या जिसे हम कहते हैं कि एक मदद के रूप में ही अगर हम भारत सरकार की बात करें, तो जो नॉर्मल बजट होता है, वो नॉर्मल बजट जम्मू कश्मीर की सरकार को देने के बाद 5,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने डिमांड की थी कि मुझे एक डेफिसिट, जो गैप है यहां पे, वो फिल करना है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने तुरंत 5,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान आवंटित करके जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ने के लिए एक मदद की। सिर्फ इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत सारे रोड्स हैं जहां पे 250 की पॉपुलेशन से लेके ज्यादा पॉपुलेशन भी है, लेकिन वहां पे रोड्स नहीं है, जम्मू कश्मीर के पास पैसा नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की जो कमिटमेंट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 1,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर की सरकार को दिया ताकि यहां पे रोड्स बने। ऐसे
अनेकों मैं कह सकता हूं जो भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार को मदद की ताकि यहां के लोगों को सहूलियत दे पाए। लेकिन बदकिस्मती से देखने को मिलता है यहां पे चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं या अन्य जो भी इनके अधिकारी हैं, सिर्फ एक बात पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। भारत सरकार पैसा दे रही है, ग्राउंड पे वो लग रहा है नहीं लग रहा है इसकी उनको कोई चिंता नहीं है, वो लोगों तक गरीबों तक पहुंचे उसकी कोई फिक्र नहीं है। एक बात पे घुमा रहे हैं, हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास स्टेट हुड नहीं है। ये बड़ी बदकिस्मती है। उमर अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, एक ही बात पे, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच करें, आपने देखा होगा 15 अगस्त की इंडिपेंडेंस डे की स्पीच, चाहे वो नॉर्मल स्टेज पे चढ़ के बात करें, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन में बात करें, उन्हें एक ही बात पे जम्मू कश्मीर के लोगों को घुमाना बड़ा अच्छा लगता है। मेरे पास स्टेट हुड नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है। किस स्टेट हुड की बात कर रहे हैं? क्या नहीं है उनके पास? मैं पूछना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़ा सीरियसली, मैं आरोप एलिगेशन नहीं लगाता हूं, लेकिन मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं सीएम साहब को कि आपके पास क्या पावर नहीं है? जो जो आपने कमिटमेंट्स की थी, क्या उसके लिए पूरा करने के लिए आपके पास पावर नहीं है? आपने अभी तक एक साल में 16 कैबिनेट मीटिंग्स की। 16 कैबिनेट मीटिंग्स में आपने 97 ऐसे डिसीजंस हैं जो एलजी महोदय ने अप्रूव कर दिए। लोगों को गुमराह कर रहे हो, हमारी फाइल नहीं निकल रही है। आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी फाइल है जो आपकी कमिटमेंट लोगों के साथ थी और जिसको एलजी साहब ने रोका है? 200 यूनिट बिजली की है क्या? 12 गैस सिलेंडर की है क्या? 10 किलो राशन की है क्या? 1 लाख नौकरियों की है क्या? आप मुझे बताइए। अगर आपकी फाइल कहीं पे रुकी हुई है तो हम वादा करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम करवाएंगे, हम लड़ेंगे एलजी साहब से कि ये करके दीजिए। लेकिन झूठ, सिर्फ झूठ, झूठ के अतिरिक्त तो कुछ आता ही नहीं है। कौन सी फाइल है? एक इंटरव्यू में मैंने सुना सीएम साहब कहते हैं कि बड़े इंस्टीट्यूशंस मेरे पास नहीं है, चाहे स्कीम्स की बात कही, चाहे बाबा गुलाम शाह बड़शाह यूनिवर्सिटी की बात कही या पीडीसी की बात कही। महोदय, ये यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी एक ज़ाब्ते के तहत चलती है। जो आपके पास है तो वो है, वो कीजिए। जो नहीं है तो उनको गुमराह क्यों कर रहे हो लोगों को कि भाई इन इंस्टीट्यूशन के आने के बाद आप अपने वादे पूरे करेंगे? मुझे बताइए। आपने कहा कि एडवोकेट जनरल की फाइल, झूठ। आपने कहा टीओबीआर की फाइल, जिसे हम बिजनेस रूल कहते हैं, हमने जो पता कराया, हमें जो सूचना मिली है, झूठ बोला। है ही नहीं उनके पास, भेजी नहीं है। जो भेजी है वहां से वापस आई है, सीएम साहब के पास पड़ी हुई है। आप मुझे बताइए, आपने अभी तक चेयरमैन जेएंड के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अप्रूव नहीं की फाइल आपके पास है ना? एलजी महोदय के पास नहीं है, क्यों नहीं किया आपने? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने मैनेजिंग डायरेक्टर पीटीसीएल फाइल आपके पास पड़ी है, आप नहीं कर रहे हैं और इल्जाम एलजी महोदय पे है। आप चीफ इंजीनियर्स की बात कीजिए, नॉर्थ साउथ पीर पंचाल रेंज, आप नहीं कर रहे हैं। 30 ऐसी पोस्ट्स हैं जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बनाने हैं, जो चीफ मिनिस्टर महोदय ने बनाने हैं। डिपार्टमेंट भी उनके पास है, पावर डिपार्टमेंट, आप नहीं कर रहे हैं। मींस आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है काम करने की। आपने कभी काम किया ही नहीं, आपने झूठ बोला है। आज कंपटीशन है यहाँ पे विकास का, डेवलपमेंट का। आज सवाल आपको पूछ रहे हैं लोग, इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं। और जिस स्टेटहुड की आप बात कर रहे हैं, मुझे बताइए उमर अब्दुल्ला साहब, सीएम साहब, आप कहते हैं कि आपके पास पुलिस का डिपार्टमेंट चाहिए। मैं कश्मीर के लोगों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं, किस स्टेटहुड की बात कर रहे हैं? क्या 2008 से 2014 तक आपके पास स्टेटहुड नहीं था? क्या 96 से स्टेटहुड नहीं था? क्या 89 तक जो आपने हुकूमत की आपके पास स्टेटहुड नहीं था? क्या 82 तक जब आपने हुकूमत की आपके पास स्टेटहुड नहीं था? लेकिन मैं सिर्फ आपके टेन्योर की अगर बात करूं तो कश्मीरियों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, साथियों, इन्होंने उग्रवाद के नाम पे कई कहानियां यहां पे लिखी। अगर उन किताबों को, उन कहानियों को, वर्कों को हम पलटें तो कई ऐसे लोग, कई ऐसी लोगों की स्टोरीज निकलेंगी जो ये कहेंगे
कि हम बेकसूर थे, हम निहत्थे थे, हम मासूम थे और सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब के दौरान हुकूमत में मारे गए आतंकवाद के नाम पे। वो सिविलियन थे, आपको जवाब देना होगा। क्या कश्मीरी सिविलियन को मारने के लिए आपको स्टेटहुड चाहिए? आपने तो आतंकवादी को कभी नहीं मारा, आपने उग्रवादी को तो कभी नहीं मारा। हां, सिविलियन को रक्त रंजित किया आपने यहां पे हड़तालें करवाई, आपने यहां पे स्कूल बंद करवाए, आपने यहां पे मजदूरों की मजदूरी खाई। वो स्टेटहुड चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कश्मीरी इस प्रकार का स्टेटहुड चाहता है, जहां पे डर का माहौल हो, जहां पे भय का माहौल हो, जहां पे एक छोटे बच्चे को, स्कूल गोइंग स्टूडेंट को यह नहीं पता हो कि वो वापस आएगा नहीं आएगा, जहां पे यह नहीं पता हो कि किस ऐसे व्यक्ति को जो उनकी पार्टी के खिलाफ हो उस पर पीएसए लगेगा। पैलेट गन आप लाने वाले, पीएसए आप लगाने वाले, सिविलियन किलिंग की तादाद अगर आप निकालोगे, दौरान हुकूमत आपके ज्यादा हुई है। तो इस प्रकार के स्टेटहुड को मुझे नहीं लगता कि कोई कश्मीरी आपके लिए डिमांड कर रहा है कि इस प्रकार का स्टेटहुड चाहिए। हां, स्टेटहुड चाहिए जो हमने कमिटमेंट किया है, जो भारत सरकार ने कमिटमेंट किया है। उन्होंने आतंकवाद को किस तरीके से खत्म किया, और कोई भी भारत सरकार पर, विशेषकर गृह मंत्रालय पे उंगली नहीं उठा सकता है कि कहीं पे भी आम इंसान को नुकसान पहुंचा, किसी सिविलियन को नुकसान पहुंचा, किसी बच्चे की आंखें गई। आज महबूबा जी को भी मैं पूछना चाहता हूं, उमर साहब को भी मैं पूछना चाहता हूं, उन बच्चों के घरों में जाके पूछो आप, जब आपकी हुकूमत रही है किस प्रकार का आपने तांडव रचा था, जिसे कहते हैं कि मतलब एक माहौल एक पैदा किया था सिविलियन लोगों के लिए। हां, भारत सरकार ने आतंकवाद को मारा, आतंकवादी को नष्ट किया। किसी भी सिविलियन को हम कोई नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे मुझे लगता है स्टेटहुड और प्रोलॉन्ग करना पड़े। अगर इस प्रकार का स्टेटहुड उमर अब्दुल्ला साहब चाहता है तो नहीं मिलना चाहिए, जिसमें सिविलियन हताहत हो, जिसमें यहां पे बच्चे स्कूल न जा पाए। अरे उमर साहब, आप मुझे बताइए, आपको तो पता ही नहीं होगा एक तरखान क्या होता है, एक मैसन क्या होता है, उसकी एक दिहाड़ी चली जाती है तो उसको फाके लगते हैं, आपको क्या पता है? आप तो गोल्डन स्पून से खाने वाले शहजादे हो अब्दुल्ला खानदान के। और जिन लोगों की हड़तालों में मजदूरी चली गई, डेली वेजर्स का आपको नहीं पता, एक पेरेंट जो बच्चे को पढ़ा नहीं पाता उसका आपको नहीं पता, तो आप क्या कह सकते हैं स्टेटहुड? हां, जो पावर्स आपके पास है उनका आप इस्तेमाल करो ना। आज माहौल शांत है, आज आतंकवाद नहीं है। सबसे बड़ी मैं कहता हूं अचीवमेंट, उपलब्धि भारत सरकार की, विशेषकर गृह मंत्रालय की है, कोई भी सिविल लोकल रिक्रूटमेंट टेररिज्म में नहीं हुई है कश्मीर में। छोटी बात है।